नमस्कार दोस्तों, वार्ता नई पीढ़ी के लिए हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और हमारे साथ हैं इस देश के प्रतिष्ठित स्तंभकार और नई पीढ़ी के संपादकीय सलाहकार आर विक्रम सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मोदी के फ्रांस यात्रा की और उसी के साथ दो प्रेम प्रकरणों की, जिसमें से एक शराहत के पार से आई सीमा हैदर का प्रेम प्रकरण है और दूसरा देश के अंदर की एक प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रेम प्रकरण है। ये दोनों प्रेम प्रकरण देश में आज चर्चा का विषय बने हुए हैं अपने अपने कारणों से। तो आज हम इन्हीं तीन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार शिवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए, जो सीरीज़ की 5वीं या 6ठी कड़ी है। तो इसमें हम लोग मोदी जी की यात्रा जो फ्रांस की है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यूअर्स को हम लोग बताना चाहेंगे कि अब इसमें देखिए, जो अभी मोदी जी ने, आपने देखा कि पिछले पक्ष में ही अमेरिका की यात्रा की, तो अमेरिका की यात्रा उसी पैटर्न पर हुई जिस पैटर्न पर फ्रांस की यात्रा हो रही है। रक्षा के प्रति विशेष जागरूकता हमको देखने में आ रही है। जब अमेरिका गए थे मोदी जी, तो वहाँ पर उन्होंने जो समझौते किए, एक तो था ये ड्रोन्स के बारे में, 30 ड्रोन्स $3 बिलियन के उन्होंने क्रय करने का करार किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो हमारे पास एक समस्या रही है, अमेरिका के माध्यम से ही उसकी पूरी होने की उम्मीद थी, इम्कान था, वो ये था कि हमारे फाइटर्स प्लेन्स के लिए इंजन की कमी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, बल्कि डीआरडीओ ने और भी एजेंसीज ने, लेकिन हमारे पास ये इंजन की कमी पूरी नहीं हो सकी। कावेरी इंजन एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए उसमें अभी तक। और अब जो है जी ने जो हमसे 414 इंजन का करार किया है, वो इंजन यहीं पे बनाए जाएंगे और इससे हमारे तेजस और ये MCA जो प्लेन्स हमारे डिज़ाइन हो रहे हैं, बनने वाले हैं, उसके लिए इंजन की बहुत बड़ी कमी पूरी हो जाएगी। और ये हमारे एयरफोर्स की सशक्तिकरण की राह में एक बहुत बड़ा कदम है जो अमेरिका के सहयोग से हुआ है। तो अब अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर से, जो कि अब तक पिछले 2-1 वर्षों से ज़बानी स्लोगन के तौर से लग रहा था, अब ज़मीन पर उतारना शुरू कर दिया है इस तरीके से। तो एक बड़ा डेवलपमेंट था। अब उसी क्रम में आइए फ्रांस की तरफ। फ्रांस ने 3 पनडुब्बियाँ देने का वादा किया है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। और इससे ये होगा कि आत्मनिर्भर भारत की हमारी मोदी की योजना है वो पूरी होती है और उसमें काफ़ी तरक्की होती है कि ये टेक्नोलॉजी आकर के हमारे पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी देगी अपनी पनडुब्बियाँ स्वयं बनाने की। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि जो राफेल के बारे में एक करार और किया गया कि जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रांत है, इसके ऊपर जो है जो प्लेन्स रखे जाते हैं, फाइटर प्लेन्स, उनमें राफेल का जो वर्जन है जो एयरक्राफ्ट पे रखा जाता है, जो भारत की परिस्थितियों के मुताबिक हमारे विक्रांत या इन जहाज़ों के लिए, इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो देने का करार किया है। तो 26 ये आएंगे हमारे पास। तो इस तरीके से जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये बहुत सशक्त होंगे, नेवी हमारी सशक्त होगी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रोल आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि चलता फिरता हवाई अड्डा है। तो ये हवाई अड्डा जिसके ऊपर शॉर्ट टेक ऑफ ज़रूरी है, जो ये राफेल आ रहे हैं, आमतौर पे आप देखते होंगे कि जब भी हवाई पट्टी होती है वो करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी होती है, आमतौर पे फाइटर प्लेन्स के टेक ऑफ के लिए। तो अब जहाज़ तो इतना बड़ा लंबा होता नहीं, तो शॉर्ट टेक ऑफ वाले ये प्लेन हैं जो कि जल्दी ही उड़ जाते हैं, ये इनमें क्षमता है। तो ये हमारे आवश्यकता के अनुरूप ये बनाए जा रहे हैं, बनाए जाएंगे। और इसमें संभवतः जो मुझे पूरी उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होने की संभावना है और भारत और फ्रांस आपस में मिलकर के संयुक्त रूप से इंजन के विकास का कार्य करेंगे, फाइटर इंजन्स। तो अब G414 के इंजन उधर से आ रहे हैं, भारत में बनना शुरू हो जाएंगे। राफेल के इंजन यहाँ पर हमारे टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसफ़र होने की संभावना है। तो इसको हम इस तरीके से मान लें कि इन सब का जो इम्पैक्ट देश की एक टेक्नोलॉजी पे और हमारी रक्षा व्यवस्था पे जो होने जा रहा है वो ट्रेमेंडस है और ये पर्याप्त है भारत को सक्षम बना देने के लिए कि वो चीन, पाकिस्तान जैसे खतरों का सरलता से मुकाबला कर सकता है।
और जो हमारे पास तेजस प्लेन है, ये हमारा अपना फाइटर प्लेन है जो कि हमने डेवलप किया है, इससे अगला वर्जन जो है AMCA, जिसमें कि हम इसका वर्जन जो निकाल रहे हैं मार्क 1 और मार्क 1A, ये काफ़ी सशक्त वर्जन है। थोड़ा उसमें टाइम लगेगा डेवलप होने में, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये भारत की हमारी एयरफोर्स को बहुत हद तक आत्मनिर्भर बना देंगे। मोदी जी का प्रारंभ से ही इंसिस्टेंस रही है कि आत्मनिर्भरता हमारी जो है मुख्य कुंजी है, मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि हमने देखा अभी, अब आप देखिए जो युद्ध हुआ रूस और यूक्रेन का, रूस और यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव भारत के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। रूस की स्थिति खराब हो रही है, यूक्रेन तो खैर बैठ ही जाएगा, वो तो किसी लायक नहीं बचेगा देश, वो तो कब्रिस्तान का देश हो जाएगा, वो तो 30, 40, 50 साल उसको लगेगा रिकवर होने में। सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब कुछ टूट गया है, एक नेता की मूर्खता के कारण सारा कुछ तमाशा हुआ। खैर वो एक अलग इशू है। तो हम ये देख रहे हैं कि रूस से अब हमको कल पुर्जों के आयात के लिए, हमारे पास जितने टैंक हैं रूस के हैं, हमारे पास सुखोई सीरीज़ के जितने प्लेन हैं सब रूस के हैं, और भी बहुत सा इक्विपमेंट हमारे पास है। 50%, 40% इक्विपमेंट हमारी सेनाओं के पास जो है वो रूस से आया हुआ। अब समस्या ये हो रही है कि अगर रूस की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई और वो हमें आपूर्ति करने की पोजीशन में नहीं रहे या डिले हो गया, तो फिर हमारी इन व्यवस्थाओं का क्या होगा। हमारी फिर 40% आर्मी तो इनकैप्चुलेट हो जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से आत्मनिर्भरता जो है, हमारा जो कॉर्नरस्टोन है, मुख्य जो नींव जो मोदी जी रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता अब इससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने के लिए और कोई तरीका नहीं है कि देश इस बात को समझ जाए कि मोदी जी इस एक बड़ी साउंड नीति को लेकर चल रहे हैं जिससे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आए। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विजिट में, फ्रांस के विजिट में। और आज का दिन जो चयन किया गया है, शिवेंद्र जी मैं बता दूं कि आज 14 जुलाई है और 1789 की तारीख जो थी, 14 जुलाई 1789 जो मुझे याद पड़ता है, इस तारीख को फ्रांस की राजक्रांति की शुरुआत हुई थी। दुनिया की पहली क्रांति, पहला रेवोल्यूशन। बाकी जितनी भी क्रांतियां हैं, चाहे वो अमेरिकन क्रांति रही हो, चाहे वो रूसी क्रांति रही हो, या जहाँ भी हमने ये नारा लगाया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए, और जो धनाढ़ वर्ग है, जिसके पास जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी वर्ग है, जिसके पास धन और सत्ता इकट्ठा है, इनके विरुद्ध जहाँ भी विद्रोह हुआ है, तो उसमें एक ये जो उदाहरण दुनिया के सामने आया वो फ्रांस ने दिया है, फ्रांस की राजक्रांति से मिला है। ये अलग बात है कि राजक्रांति के बाद ये जो है आहिस्ता आहिस्ता नेपोलियन के अधिनायकवादी शासन में ये जाकर के इसका अंत हुआ, वो एक अलग कहानी है, एक लंबी कहानी है वो, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो फिर किसी और दिन उसके बारे में चर्चा की जाएगी, अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो ये दिन फ्रांस के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और आज के दिन वहाँ परेड होती है, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड होती है, वैसे वहाँ फ्रांस की परेड होती है। ये संभवतः पहली बार है फ्रांस के इतिहास में कि किसी विदेशी राजनेता को बुलाया जा रहा है, और मोदी संभवतः पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि बैचले दिवस, इस दिवस के दिन उनके मुख्य अतिथि होंगे इस कार्यक्रम में। तो एक बड़ी उपलब्धि है, देखा जाए जिस हद तक फ्रांस और भारत के संबंध हैं बढ़ते जा रहे हैं, ये उसका परिचायक है और मित्रता हो गया। दूसरा ये है कि इसमें जो और संभावना है एटॉमिक टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन की। महाराष्ट्र में जैतपुर एक जगह है जहाँ पर कि विचार है कि एक भारत और फ्रांस के कोलैबोरेशन में एक एटॉमिक पावर प्लांट लगाया जाए। तो पावर प्लांट लगाने का एडवांटेज जो सबसे बड़ा ये है कि एक तो एनर्जी मेरे ख्याल से 1500 या 1600 मेगावाट की बिजली जनरेशन का प्लान है इसमें, और दूसरा ये है कि इसके ज़रिए एनर्जी के अलावा और हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर प्लांट्स की, पावर प्लांट्स की, वो ट्रांसफ़र होने की भी बात इसमें है। अभी ये समझौता भी अंतिम रूप नहीं आया है, लेकिन इसके बारे में मेरे ख्याल से इस यात्रा में काफ़ी प्रगति होने की संभावना है। तो कितनी कॉस्ट होगी, कितना क्या होगा, वो सब चीज़ें वर्कआउट होनी बाकी है। और दूसरा एक और समस्या होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कि किसी हादसे की स्थितियों में होता है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये एटम बम जैसा हादसा होता है, जैसे चेरनोबिल में हुआ किसी ज़माने में रूस में, और पहले
चर्नोबिल अब यूक्रेन में पड़ता है, लेकिन रूस में यह हादसा हुआ था उस ज़माने में। तो बहुत बड़े पैमाने पे व्यवस्था करनी पड़ी, घेर बाड़ करनी पड़ी, बहुत बड़े एरिया को घेर दिया गया, और वो आज भी एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि जो मटेरियल निकल गया वो हज़ारों साल तक, संभवतः लाखों वर्षों तक उस भूमि को, उस क्षेत्र को जो कहा जाए कि आदमी के जाने उपयोग करने योग्य नहीं रखेगा। तो अब उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? अगर फ्रांस ने सप्लाई किया भारत को, अब भारत में ऐसा कोई हादसा हो गया, तो बनाने वाले जो है फ्रांस के इंजीनियर्स हैं, फ्रांस के लोग हैं। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करेगा? किसके ऊपर ये इसका बर्डन जाना है? वो एक शर्तों में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भाई कोई कहता है भाई हमने बना करके दे दिया आपको, अब आप जानो, आपके इंजीनियर जाने। तो दूसरा देश कहता है कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी आपने दिया है, फॉल्टी टेक्नोलॉजी निकल गई, एक्सीडेंट होगा, कोई बात होगी, हमारे इंजीनियर्स बस मेंटेन करना जानते हैं, बनाया तो नहीं उन्होंने। तो ये डिस्कशन होता है, तो उसी में किसी एक राय पर लोग पहुंचते हैं। जैसे हमने जो पावर प्लांट जो बाकी जो अमेरिकन सहयोग से बनाए हैं, उसमें भी इस संबंध में हमारी कुछ समझौते हुए हैं जिनकी आलोचना हुई थी। तो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है एटॉमिक कोऑपरेशन का। स्पेस के बारे में भी कुछ प्रगति हो रही है, कोऑपरेशन के बारे में। ये सिविल एरियाज़ में, मतलब जो कहा जाए कि जो सिविल हमारे अपेक्षाएँ हैं, विकास का खाली मिलिट्री का आयाम नहीं है इसमें। जो कहा जाए कि बिजली का भी और आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ ये इशू है इस बजट में जो टेकअप हो रहा है। तो ये है फ्रांस के बजट के बारे में। अब आज का दिन महत्वपूर्ण है कि आज के दिन समझौते पर हस्ताक्षर होंगे जो भी होने हैं, और ये चीज़ें खुल करके सामने आएंगी कि क्या क्या हुआ, क्या सहमति हुई, क्या नहीं हुई। मेरे ख्याल से शाम तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, और जो उसकी उम्मीद है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो चीज़ें हो जाएंगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। उसमें सहमति पहले से हो चुकी है, औपचारिकता है, हस्ताक्षर हो जाएंगे। कोई और नई बात सामने आएगी तो फिर हम लोग उसको देखेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है शिवेंद्र, अगला। सर, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का प्रकरण इस समय काफ़ी चर्चा में है। किस तरह से पबजी गेम खेलते खेलते यहाँ के एक युवक से प्यार हो गया, उसके बाद नेपाल के रास्ते पाकिस्तान आ गई, और मीडिया में इस बात को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि सीमा हैदर जासूसी करने आई हैं या ये है वो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस पर इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? अब इसमें देखिए, सीमा हैदर का जैसा समझ में आ रहा है, तो पाकिस्तान की नागरिक थी, 3-4 बच्चों की माँ बताई जा रही है। अब वो यहाँ पर आ गई है, पता नहीं बच्चों को लेके आई है, बिना बच्चों के आई, जो भी है। बहरहाल अफवाहों का बाज़ार बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्म है, और मीडिया में भी काफ़ी कुछ शोर यहाँ पे मचा हुआ। जो एक नॉन इशू है उसको हम लोगों ने इशू बना दिया, इस देश की मीडिया ने ज़बरदस्त तरीके से इशू बना दिया। कितने लोग पाकिस्तान से आकर के, कितने स्मगलर आते हैं पाकिस्तान की सीमाओं से, राजस्थान की सीमाओं को पार करके, पंजाब की सीमाओं को पार करके। कितना जो है हीरोइन का कारोबार होता है, ड्रोन से कितना कुछ आता रहता है, कितने असलहे आ जाते हैं। उनके बारे में कोई चर्चाएं हमारे मीडिया नहीं करता कभी, कि इतनी हीरोइन पकड़ी गई, इतना ये पकड़ा गया, इसको फॉलोअप किया जाए, कौन लोग थे, कौन लेकर के आया है। और ये इशू नेपाल के रास्ते से, ये महिला आई नेपाल के रास्ते से पहली आई, कितने आतंकवादी आते रहे हैं नेपाल के ही रास्ते से, कुछ मारे भी गए हैं, कुछ पकड़े भी गए, कुछ जेलों में चढ़ रहे हैं। उनके बारे में हमारी मीडिया ने कहीं पूछा कि भाई कौन लोग हैं, कहाँ से आए, उनका इंटरव्यू लो, भाई किस तरीके से आए, कैसे क्रॉस किया, किसके एजेंट हैं ये। बांग्लादेश से सैकड़ों परिवार रोज़ क्रॉस कर रहे हैं अवैध तरीके से। 3 करोड़ बांग्लादेशी इस देश में बसे हुए हैं। तो एक महिला जो आ गई यहाँ पर, किसी जो भी इसको सोशल मीडिया का प्रभाव कह लें या इश्क मोहब्बत जो भी होता है, जो भी अब रिमोट इसका चक्कर चल गया है, चलिए, तो वो आ गई है, और आ गई है तो उसने कुछ छिपाया भी नहीं, डिक्लेयर भी किया है, और आई है। क्या नाम है उसका, सचिन, पता नहीं कौन सा काम करता है, माली वाली का काम करता है या मजदूरी का काम करता है। तो उसके यहाँ आकर उसके घर में है, उसके परिवार में जो भी लोग हों, तो एक लोअर मिडिल क्लास, क्या हमको लगता है गरीब परिवार जैसा है वो, जो हमको पता लग रहा है, जो जानकारी में दिख रहा है। तो उसके यहाँ आ गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये ISI की प्लांट है। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइनीज़ एजेंट है। मतलब जाहिलियत की हद है। हमारे यहाँ जाहिलों की कोई कमी नहीं है अपने देश में। ISI को वही मालियों का परिवार और सचिन का परिवार मिला है अपना एजेंट बना करके किसी को भेजने के लिए। अरे सचिन क्या गृह सचिव है इस देश का, या गृह सचिव का चपरासी है, या IB ऑफिस में काम करता है? कौन सी इन्फॉर्मेशन है भाई
जिस देश में जनरल रावत ने कहा था कभी युद्ध होगा तो 2.5 मोर्चे लगेंगे, 2.5 मोर्चे पर युद्ध होगा। एक चीन है, एक पाकिस्तान है, एक भारत के अंदर बैठे हुए गद्दार, 0.5% तो उनका मोर्चा लगेगा। तो आईएसआई को अगर एजेंट खोजने हैं तो यहाँ तो सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे भाई। उसको एक महिला को वहाँ से मोहब्बत की कहानी गढ़ करके एक माली के घर, एक मजदूर आदमी के घर, एक गरीब आदमी के घर पे ला करके ढकाने की ज़रूरत तो नहीं। तो हमें उन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है जो इसमें आईएसआई और चाइना खोज रहे हैं। ऐसे मूर्खों को, ये जो एंकर जो बैठे हुए हैं हमारे मीडिया के, सोप ओपेरा वाले जो तरह तरह के सीरियल चलाते रहते हैं, ये सोचते हैं कि न्यूज़ चैनल्स में भी सोप ओपेरा चला दिया जाए, इसमें भी कोई न कोई जो है इस प्रकार का किस्सा जो है प्रेम का ट्रायंगल वगैरह कुछ लिख दिया जाए जिससे कि हमारी न्यूज़ सेलेबल हो जाए। तो न्यूज़ को बेचने के कारोबारी जो है ये हमारे एंकर्स, वो इस प्रकार के मामले उड़ा रहे हैं। तो चल रहा है तो चल रहा है। तो शिवेंद्र, मालूम है कि उस महिला को, सीमा हैदर को, क्यों पाकिस्तान डिमांड कर रहा है? क्यों पाकिस्तान की मीडिया में, सोशल मीडिया में इतनी ज़बरदस्त डिमांड उठ रही है कि इसको वापस किया जाए? वो लोग वहाँ बुला कर उसको ब्लास्फेमी कानून के तहत पब्लिकली सज़ा दी जाएगी, वो लटकाएंगे उसे फांसी पर हज़ारों लोगों के सामने, और बहुत बड़ा शो बनाएंगे इसका कि ये महिला वो है जो कि यहाँ से गई भारत अवैध रूप से और वहाँ हिंदू बन गई, मुसलमान से हिंदू बन गई। ये उसकी सज़ा है, ये सज़ा वो देना चाहते हैं, ये पब्लिकली देना चाहते हैं, जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को तो छोड़ो, भारत के लोगों को ये संदेश जाए, जो लोग, जिनके मन में ये भावना आती हो कि नहीं ठीक है हम लोग इस्लाम को छोड़ करके हिंदू बन जाएंगे, वो जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, इस हद तक आतंक फैल जाए। उनकी मंशा ये है, इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लिया जाए। वो ये चाहते हैं, इसलिए वापस चाहते हैं। कोई इनको लगाव, कोई प्रेम नहीं है। वो जाते ही उसका जो है बहुत बड़े पैमाने पर मजमा जुटा करके ये लोग ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, और हमारा मीडिया उनके हाथ में खेल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ना इसको वापस कर दिया जाए, आईएसआई एजेंट हैं, वहाँ के एजेंट हैं, इनके एजेंट हैं। ये लोग उसी पाकिस्तानी मीडिया के हाथ में खेल रहे हैं जिससे कि भारत सरकार इनको वापस कर दे। और मीडिया का क्या है, इनको तो शो चाहिए। अगर फांसी पर लटकाने वाला भी शो अगर इनको कवर करना पड़े तो इनको तो उसमें मज़ा आ जाएगा, इनको टीआरपी मिलेगी, इनको तो किसी से सिंपैथी सहानुभूति थोड़ी है। वो भारत में अगर आ गई है, ठीक है आ गई है, जैसे लाखों करोड़ लोग आ गए, आपने रोहिंग्याओं के साथ क्या किया? किसी को भेजा, किसी को रिपोर्ट किया आपने आज तक? हमारी मीडिया ने कभी मुद्दा उठाया कि ये परिवार, ये लोग आ गए हैं बाहर से, ये जम्मू में रह रहे हैं, 60,000 लोग, 50,000 लोग आकर के जम्मू में बस गए? कहाँ है रोहिंग्याओं का इलाका? म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश पार किया, उत्तर प्रदेश पार किया, बिहार पार किया, बंगाल पार किया, उत्तर प्रदेश पार किया, हिमाचल पार किया, पंजाब पार किया, उसके बाद आकर के जम्मू में बस गए। ये मीडिया क्या कर रहा था? जब सीमा हैदर को पकड़ता है, एक तरीके वो वहाँ से घूम करके आ गई, नेपाल से होकर के, वो आईएसआई की एजेंट है, चाइनीज़ की एजेंट है, ठीक है, जो भी है, इलीगल तौर से आई हुई महिला है, बच्चों के साथ आ गई है, तो कोई आईएसआई एजेंट परिवार और बच्चे को खानदान लेकर नहीं आता। लेकिन ये खेल रहे हैं उन शक्तियों के हाथ में जो उसको सज़ा दिलाने पे आमादा है। ठीक है, जो कानूनी सज़ा है उसके बारे में विचार किया जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप जानबूझ करके डिपोर्ट कर रहे हैं उस महिला को, जिसको कि वहाँ सिवाय मार डालने के दूसरा और कुछ नहीं होना। तो ये सोच दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। और हमारा मीडिया जो है, इस देश का मीडिया, उसको बस टीआरपी की लालच में वो किसी के साथ कुछ हो जाए उसको कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं। वही बांग्लादेशियों का मामला, 3 करोड़ हो चुके हैं आज देश में। कोई पूछता है कभी क्या? किसी ने उठाया कि यहाँ पर रह रहे हैं आकर के? दिल्ली में खुद लाखों रोहिंग्या हैं, दिल्ली में खुद जो है लाखों बांग्लादेशी हैं। क्या किया इन लोगों ने? किसको निकाला, किसको डिपोर्ट किया? लेकिन सीमा को वापस कर दिया जाए, क्योंकि आईएसआई चाहती है, पाकिस्तान की इस्लामिक लॉबी चाहती है, और उसका नमूना बनाना है। तो इस बात को समझ लिया जाए कि हमारी मीडिया विदेशी शक्तियों के, विदेशी एजेंसियों के हाथ में किस तरह खेलती है। ये उसका एक उदाहरण है। इसमें कौन सी असलियत हो सकती है? सरकार ने तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत गंभीरता से लिया है। जो इसमें कोई आदमी जब पार करके आ जाता है, जो कुछ सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, पूछताछ होती है, तो उसके बारे में उससे पूछताछ की जाएगी, जो मुझे लगता है। और सरकार भी देखेगी कि भाई इसमें क्या, कौन सा एस्पेक्ट आ गया है। आईएसआई सरकार भी जानती है कि ये सब आईएसआई एजेंट ऐसे नहीं आते। वो आते हैं तो किसी को पता नहीं लगता कि आईएसआई एजेंट आ गया या कोई आ गया। वो अपने महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया में घोषणा करके नहीं आते कि हम आईएसआई एजेंट हैं,
आकर के हमारी फ़ोटो खिंचाओ, उनको सेलिब्रेट करो, हमारा इंटरव्यू करो। तो इस प्रकार की बात नहीं है। तो 3 करोड़ जो बांग्लादेशी बसे हैं उनकी चिंता मीडिया पहले करे, रोहिंग्याओं की चिंता मीडिया हमारी पहले करे कि जो लोग अवैध तौर से आए हुए हैं। एक सीमा हैदर आ गई है, तो उसके लिए सर मारने की बहुत आवश्यकता नहीं है। जी जी। तो ये है शिवेंद्र। सर, अभी एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रेम प्रकरण भी काफ़ी चर्चा में है और उस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में, किस नज़रिए से देखा जाए? अब इसमें देखिए, हमारे यहाँ, हमारे देश में आदमी का व्यक्तित्व जब उसके पास सत्ताधिकार आता है तो एक क्वांटम डिफरेंस आता है उसमें। आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत सरल आदमी सामने हमारे बैठे हुए अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं और अचानक आपको पता लगा कि मीडिया के आप सेलिब्रिटी हो गए, तो आपका व्यवहार आपके सराउंडिंग के प्रति ऐसा हो जाएगा कि आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे अपने को शीशे में। तो हमारे यहाँ हम लोग इन सब चीज़ों को स्टेटस सिंबल इतना ज़बरदस्त बनाते हैं कि जिससे न जाने क्या हो गया। अरे, अगर आप एसडीएम हो गई हैं या कोई एसडीएम हो गया है, कोई आईएएस हो गया है, आईपीएस हो गया है, तो आप अपनी फैमिली, अपने परिवार को, जो कि आपके साथ रहा, आपके हमेशा जो है आपके लिए प्रयास करता रहा कि भैया हमारे पढ़ लिख करके कायदे के निकल जाएं। पिताजी आपके जो ज़मीन गिरवी रख करके आपको इलाहाबाद भेजे होंगे। मैं बहुत से लोगों का उदाहरण बता रहा हूँ। और इसी में ही परीक्षाएं देते थे, आपका विवाह भी हो गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो मैं ऐसे कई पुरुष अधिकारियों को जानता हूँ कि जिन्होंने शादी के बाद, नौकरी में आने के बाद, पीसीएस हो जाने के बाद अपनी पुरानी पत्नी को गांव में ही स्थापित कर दिया, वहीं छोड़ दिया और शहर आने के बाद अपना दूसरा विवाह इत्यादि किया और आनंद से जो है शहर की लाइफ में रम गए। वो गांव में उनकी पत्नी वहाँ बैठी हुई हैं, गाँव देख रही हैं। कुछ लोगों ने परवाह की, कुछ लोगों ने परवाह भी नहीं की। तो ऐसे एक अधिकारी को मैं जानता हूँ कि उनकी पत्नी गांव में रहती रही, रिटायर हो गए हैं। वो सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी, स्टेट सर्विसेज, मुख्यमंत्री के सचिव भी थे और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे वो। तो उनकी पत्नी गांव में ही रही। बहुत देर के बाद बात सामने आई। तो गांव में वो, जैसे होता नहीं कि शहरों में एडीएम सिटी, एडीएम ग्रामीण, तो उनकी पत्नी ग्रामीण बन करके रही हैं। यहाँ पे पत्नी सिटी दूसरी हो गई। तो इसको इस तरीके से लिया जाए कि इस प्रकार के ड्रामे बहुत से हैं, बल्कि इनकी तरफ कोई ध्यान अब देता भी नहीं कि इतने केसेस रहे हैं पहले। महिला के मामले में ये है कि अब चूँकि सामाजिक बराबरी की बात है, अब महिला ने इस तरीके से किया, वही कार्य किया, तो इसके बारे में ज़्यादा नोटिस हो रहा है। सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब वो तलाक लेना चाह रही है, चूँकि वो सफाई कर्मी था पति, उसी सफाई कर्मी ने सारा प्रयास करके, सहयोग दे करके उसको पीसीएस बनने में पूरा सहयोग दिया। अब वो स्टेटस में खलल पड़ रहा है उससे कि वो सफाई कर्मी है। और हमारा समाज अभी सफाई कर्मियों को पति के रूप में, अपने किसी एसडीएम का पति हो, तहसीलदार का पति हो, एसडीएम तो फिर भी बड़ी हैसियत है, नायब तहसीलदार का पति, लेखपाल का पति अगर सफाई कर्मी हो तो नाक घोंस सिकोड़ी जाएगी, करे भाई इसका पति तो झाड़ू मारता है, ऐसा है। अच्छा, ये हमको लगता है जो उसका पति है, ये जिला पंचायत के तहत या ग्राम सभा के तहत जो है सफाई कर्मी बना है। तो ये ग्राम सभा वाले सफाई कर्मी, ये जैसा हमें याद आता है, मायावती जी के ज़माने में भर्ती हुए थे बड़े पैमाने पे ग्राम सभाओं में अभियान चला करके। तो उसमें ये हुआ कि इसमें बहुत से सिफारसी भर्ती हुए थे। ये सफाई करने वाली बिरादरी से नहीं थे। तो अगर कोई मौर्य है, कोई यादव है, कोई ठाकुर साहब हैं, कोई पंडित जी हैं, अगर सफाई कर्मी के तौर से वहाँ पर नियुक्त कर लिए गए नौकरी के चक्कर में, भाई कोई नौकरी मिल जाए, तो जाहिर उनको सफाई नहीं करनी। कोई बहुत ज़्यादा कोई पीछे पड़ गया तो भले कभी झाड़ू उठा लिया हो, नहीं तो ये लोग बेसिकली ऑफिस का काम, ऑफिस के धंधे काम धाम, प्रधान जी के काम धाम, दुनिया भर के ग्राम पंचायत के वो काम संभालने लगे। अब पढ़े लिखे थे ज़्यादातर, कुछ तो कंप्यूटर वगैरह के जानकार भी थे, तो कंप्यूटर वगैरह उन्होंने संभाल लिया। तो सफाई कर्मी के तौर से उन्होंने एक दिन काम न किया। बहुत से ऐसे होंगे, मैं समझता हूँ 50-60% ऐसे ही होंगे। और अगर बहुत दबाव पड़ा तो एक एवज में लेकर के एक आदमी 5,000 रुपये महीने पर रख दिया कि भाई ये सफाई कर देगा ये।
और हम प्रधान जी का कंप्यूटर चलाएंगे, जो भी करेंगे। तो लेकिन डेजिग्नेशन तो सफाई कर्मी ही रहेगा। जो कुछ 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलेगी उसको मिलेगी, उसका एक हिस्सा लगा करके सफाई की व्यवस्था अपना करा देता है, 1 आदमी 2 आदमियों को लगा करके, जिससे गांव में कोई ये नहीं कहे कि साहब सफाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो है ये सफाई कर्मी रहा होगा वो, लेकिन चूँकि डेजिग्नेशन सफाई कर्मी है इसलिए एक हेठी हो रही है कि भाई एक सफाई कर्मी की पत्नी है ये SDM साहिबा, तो अब उनको तलाक चाहिए। इसी के कारण जो आपकी 2 बच्चियों का पिता है वो सिर्फ इस कारण आप उससे तलाक चाह रही हैं कि वो अब स्टेटस में आपसे नीचे हो गया, बहुत नीचे हो गया। अब इसका एक सामाजिक विकल्प तो ये था कि अगर आपको अपने पति से लगाव है, प्रेम है, अब प्रेम रहा है, तो आप ये कर सकती थी कि भाई ठीक है, सामाजिक टैबू को हटाने के लिए जब आप ट्रेनिंग वगैरह में गई या आपका ये हुआ कि भाई अब हम PCS तो हो ही गए हैं, तो पति से नौकरी इस्तीफ़ा दिलवा करके किसी और लाइन में आप चाहती तो उनसे प्रयास करती कि भाई किसी और लाइन में लग जाएं, कॉन्ट्रैक्टर का काम करें, और भी दूसरे काम थे बहुत से कर सकते हैं, या कोई किसी क्वालिफिकेशन जिससे आपको उन्होंने पढ़ाया लिखा है, आप सहयोग देकर कोई इंजीनियरिंग या JEE वगैरह टाइप का या कोई IIT टाइप की क्वालिफिकेशन के लिए आप प्रयास कर सकती थी। अगर प्रेम होता, अगर लगाव होता कि नहीं हम अपने पति को इस टैबू से निकालेंगे कि सफाई कर्मी वाले, जबकि सफाई कर्मी को मैं नहीं समझता कि इसे बुरा माना जाना चाहिए, कि समाज का एक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, मेरी मंशा ये नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो फिर आपके पास बहुत से रास्ते थे अपने पति के सम्मान की रक्षा करने के। लेकिन आपने तो जैसा सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो सुना या ऑडियो सुना, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर वो सही ऑडियो है तो उसके ऊपर अभी कोई खंडन जैसी बात नहीं हुई है। उस ऑडियो में तो बड़ी भयानक बातें कही जा रही हैं। आश्चर्य होता है कि ये जो अधिकारी हैं इसमें कमांडेंट साहब की ओर से कहा गया बता जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं कहा मैं नहीं जानता, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है ऑडियो, ये कमांडेंट साहब ने कहा है, जो उनसे लगाव रखते हैं, उनके करीबी हैं, और ये SDM मैडम ने कहा है उनके डाला। तो बातें यहाँ तक हो रही कि इसको कैसे रास्ते से हटा दिया जाए। ये कहा जा रहा है कि गाड़ी से कुचलवा दूँ क्या, या कोई कहता है कि भाई तुम खाने में कुछ मिला दो, तो कह रहे नहीं इसमें मुश्किल आ जाएगी, इसमें समस्या है। जैसे कि ये लोग एक प्रोफेशनल किलर्स के तौर से जो भी उसमें बात कर रहे हो सकता है फेक वीडियो हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं का ही है, अगर फेक वीडियो भी होगा तो एक महिला पुरुष आपस में बात कर रहे हैं और बात इस तरीके से हो रही है जैसे कि प्रोफेशनल किलर्स, पेशे और हत्यारे आपस में बात कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को रास्ते से हटाने जैसी बात हो रही है। कितना आश्चर्यजनक है, इस बात को आप सोचिए। जो कि आपका पति है, अगर ये बात सही है तो आपकी बेटियों का पिता है, और आपको इतने समय तक आपको सपोर्ट दिया है, उसके समर्थन से, उसके सहयोग से, उसके धन से, किताबें खरीद करके आप पढ़ाई लिखाई, तैयारी, कोचिंग और जो भी किया हो आपने, आप उस मुकाम पर पहुंची हैं। तो अब इस भावना को क्या कहें, ये कौन सी भावना है जो कि आपराधिक सोच ऐसे लोगों में सत्ता पाते ही, सत्ता की तरफ, सत्ता भी क्या, SDM कौन सा की बड़ी सत्ता है, हम लोग तो जानते हैं SDM क्या होता है। SDM खुद भी रहे हैं और SDM से वो कमांड किया हम लोगों ने, तो हमें मालूम है कि SDM की औकात होती है। अब लेकिन भाई SDM जनता की निगाह में बड़ा अवसर तो होता ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो ये है, तो ये कोई इतनी बड़ी सत्ता नहीं है कि आपके दिमाग इस हद तक खराब हो जाए कि आप अपने परिवार के लोगों से, अपने पति से मुक्ति लेने की चाह, आकांक्षा पाल लें और उसके लिए हत्या तक की बातें सोचने लगें। वो वीडियो अगर सही है तो इससे बुरा और कुछ नहीं है। वो वीडियो अगर सही है तो इन लोगों को प्रशासनिक सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो शिवेंद्र, इसी पर ही बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।